हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल हिंद मोटिवेशनल स्टोरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक और नई कहानी लेकर हाजिर हैं। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपनी कौम के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया और कदम कदम पर अपमानजनक बातें बर्दाश्त की। कई लंबी लंबी यात्राएं की, बहुत से ऊंचे जाति के लोगों के फैसलों को बदला। काफ़ी हद तक ऊंच नीच, छूत अछूत को ख़त्म करने का प्रयास करते रहे। अपनी कौम को बराबर का दर्जा दिलाने के लिए कई मीटिंग की, कई कानून बनाए, कई कानून बदले और आज हम उन्हीं के बनाए हुए संविधान से पूरा भारत देश चला रहे हैं। इनका नाम है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू नामक गांव में 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। वे अपने पिता रामजी मालोजी सकपाल और माता भीमाबाई की 14वीं और आखिरी संतान थे। बाबा साहब के नाम से पहचाने जाने वाले अंबेडकर का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक कहानी है, जिन्होंने समाज में असमानता और भेदभाव के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी और दलित समुदाय के अधिकारों के पुनर्निर्माण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने केवल समाज में समानता की मांग की, बल्कि उन्होंने शिक्षा, न्याय और अधिकार के माध्यम से दलित समुदाय को उनकी दरारों से उठाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन में बहुत परेशानियां देखीं और इससे निकलने के लिए बहुत कठिन संघर्ष किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ाई की शुरुआत से ही अपमान और यातनाओं का सामना करना पड़ा। फिर भी उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। 5 वर्ष की आयु में उन्हें विद्यालय में प्रवेश मिला, लेकिन प्रवेश के साथ साथ मुख्य अध्यापक ने कुछ खास शर्तें रखीं, जैसे उच्च जातियों के बच्चों के जहां जूते रखे जाते हैं वहां बैठना होगा और बैठने के लिए टाट दरी वगैरह अपने घर से लाना होगा और उच्च जातियों के बच्चों से दूर रहना होगा आदि शर्तें रखीं। राम जी इन सभी शर्तों को मानने को राजी हो गए ताकि उनका बच्चा अच्छी शिक्षा हासिल कर सके। डॉक्टर भीमराव पढ़ाई में काफ़ी तेज थे, जिसके कारण वे बहुत जल्द अध्यापकों के प्रिय शिष्य बन गए। सभी शिक्षक भीमराव से काफ़ी प्रेम करते थे और उनकी सहायता भी करते थे। स्कूल के प्रिंसिपल को भी भीमराव से और उनमें छुपी प्रतिभा से इतना प्रेम हो गया था कि उन्होंने भीमराव के नाम के साथ अपनी जाति के गोत्र का शब्द अंबेडकर भी जोड़ दिया। प्रारंभिक शिक्षा भीमराव ने प्रथम श्रेणी में पास की। अब उन्हें दूसरे विद्यालय में प्रवेश लेना था, परंतु दाखिले के पैसे न होने के कारण वे बहुत दुखी रहते थे। फिर उनके पिता ने घर की एक बड़ी सी पारात गिरवी रखी और उनका एलिफिस्टन हाई स्कूल नामक विद्यालय में प्रवेश कराया। इस विद्यालय से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रथम श्रेणी में हाई स्कूल पास किया। उच्च स्कूल प्रथम श्रेणी में पास करने के बाद भीमराव को कॉलेज की चिंता सताने लगी, क्योंकि उनके पिता की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि उन्हें कॉलेज में प्रवेश दिला सकें। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने मित्र कैलुस्कर की मदद ली और उनके कहने पर वे बड़ौदा नरेश के दरबार में पहुंचे और अपनी सारी स्थिति बताई। राजा बड़ौदा नरेश काफ़ी अनुभवी राजा थे। उन्होंने भीमराव अंबेडकर को 25 रुपये मासिक छात्रवृत्ति देने और 100 रुपये कॉलेज में प्रवेश व कॉपी किताबें आदि खरीदने के लिए दिए। राजा की तरफ से दी हुई राशि भीमराव अंबेडकर को जब तक दी जानी थी जब तक वे पढ़ना चाहें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बीए 1913 में प्रथम श्रेणी में पास किया। इसी समय उनका विवाह रामाबाई से हो गया। फिर वे उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गए। 21 जुलाई 1913 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में उन्हें प्रवेश मिला। 2 जून 1915 में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन एवं वित्त व्यवस्था पर अपना संवाद प्रस्तुत किया और 10 जून 1916 को उन्हें पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। 1916 में लंदन के एक स्कूल से एमएससी, डीएससी और बार एट लॉ की उपाधि लेकर वापस भारत आ गए। अमेरिका और ब्रिटेन से उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के बाद बड़ौदा रियासत को अपनी सेवाएं प्रदान करना शुरू की। उन्होंने सैन्य सचिव के पद पर नियुक्त किया गया और उनका वेतन 2000 रुपये प्रति माह निश्चित किया गया, परंतु वहां पर अधीनस्थ कर्मचारियों उनके प्रति नकारात्मक व्यवहार व अपमानजनक स्थिति से वे काफ़ी दुखी हुए और अपने पद से त्यागपत्र दे दिए। फिर वे अपने मित्र कैलुस्कर की सहायता से मुंबई के कॉलेज में अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हुए, परंतु अपने सहयोगी प्रोफेसर के उनके प्रति अपमानजनक व्यवहार से दुखी होकर उन्हें वे नौकरी भी छोड़नी पड़ी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महार जाति से थे।
जिसकी सज़ा बाबा साहब को पूरे जीवन अपमान और यातना के रूप में गुजारनी पड़ी। बाबा साहब ने सोचा, इतना पढ़ने लिखने के बाद भी महार जाति मेरा पीछा नहीं छोड़ती। छूत अछूत, छोटा बड़ा, जात पात, ऊंच नीच व्यक्ति को कितना कमज़ोर, लाचार और छोटा बना देती है। ये सोचते हुए बाबा साहब ने एक कठोर निर्णय लिया कि मैं अपना पूरा जीवन त्याग करके इस जात पात, ऊंच नीच, छूत अछूत को ख़त्म करके अपनी कौम को बराबर का दर्जा दिलाऊंगा। उसके बाद भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी लौकी अधूरी पढ़ाई पूरी करने के लिए 1920 में वे लंदन गए और अग्निपूर्वक शिक्षा प्राप्त की तथा पैसों की समस्या आने पर अपना थीसिस लिखना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने दलित उत्थान, उपेक्षित और गरीब जनता के लिए अपना जीवन अर्पित करने का निश्चय किया और वकालत के पेशे को अपना लिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जल्द ही एक मुकदमा मिला, ब्राह्मण बनाम दलित। ब्राह्मणों ने दलितों पर कुएं से पानी भरने की वजह से मानहानि का मुकदमा चलाया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जल्द ही एक मुकदमा मिल गया, ब्राह्मण बनाम दलित। ब्राह्मणों ने दलितों पर कुएं से पानी भरने की वजह से मानहानि का दलित समाज पर मुकदमा चलाया था। दलितों की तरफ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक वकील के रूप में उनका मुकदमा लड़ा और रात दिन एक कर दी। ब्राह्मणों के वकीलों को बाबा साहब ने अपने तर्कों द्वारा हर तारीख पर हार का मुंह दिखाया, हर दावों को असत्य सिद्ध किया और दलित समाज को जीत दिलाई। इससे दलित वर्ग में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति श्रद्धा उमड़ पड़ी। बाबा साहब का राजनीतिक जीवन का आरंभ 1925 में हो गया था और उन्हें बम्बई विधानसभा परिषद के लिए मनोनीत किया गया। 1926 में महाराष्ट्र में दलित समाज द्वारा एक महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में महाराष्ट्र सहित गुजरात, मध्य प्रदेश से भी सम्मेलन में लोग भाग लेने आए थे। इस सम्मेलन में कुछ खास मांगे दलितों की तरफ से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सरकार के समक्ष रखी, जैसे सेना में दलितों को भर्ती करना, गरीब विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देना, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना, ब्राह्मणों से दलित लोगों से समान व्यवहार करना, दलितों को बराबर का दर्जा देना आदि मांगे सरकार के समक्ष रखी गईं। सम्मेलन में बाबा साहब दलित समाज के मसीहा के रूप में उभरे। इस सम्मेलन के अगले दिन उन्होंने ऐलान किया कि तमाम दलित समाज कुआं या चवदार तालाब हो, सबसे पानी भर सकता है और खुद भी बाबा साहब ने चवदार तालाब से पानी पिया और हजारों दलितों ने भी पानी पिया। और बाबा साहब ने पूरे दलित समाज के लिए एक मैसेज दिया, अधिकार मांगने से नहीं बल्कि छीनने से मिलेगा। उसके बाद बाबा साहब ने वीरेश्वर मंदिर में प्रवेश किया, उसके बाद पंडाल में खाना खाया, फिर बाबा साहब ने पुण्यतांत वे सब किया और 3 दिन तक सत्याग्रह किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें मंदिर में प्रवेश और चवदार तालाब से पानी पीने का अधिकार प्राप्त हुआ। फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना शुरू किया। 4 अक्टूबर 1930 को बाबा साहब अम्बेडकर पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन रवाना हुए। इस सम्मेलन में बाबा साहब ने दलितों की मांग से संबंधित 2 स्मरण पत्र तैयार किए, जिसमें उन्होंने दलितों के साथ किसी भी तरह के भेदभाव पे रोक लगाने और आरक्षण की मांग की। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गांधी जी को कहा कि आप मुसलमानों और सिखों को आरक्षण देने का समर्थन करते हैं तो अछूतों को भी मुसलमानों के समान मंदिर में प्रवेश करने, हिंदुओं के साथ मिलने बरतने पर सामाजिक व धार्मिक रोक क्यों है, इसे आप खत्म करने में हमारा समर्थन करें। बाबा साहब ने दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में लंदन में किया। इस सम्मेलन से पहले गांधी जी ने बाबा साहब को मिलने का बुलावा भेजा। बाबा साहब व गांधी जी में बहुत लंबी बातचीत हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने साफ लफ्जों में कहा, दलितों को हिंदुओं से पृथक निर्वाचन क्षेत्र और कुल जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित चाहिए और जैसे कांग्रेस सदस्यों को खादी पहनना अनिवार्य है, उसी तरह दलितों को भी अछूत ना मानना बल्कि अपनी बराबर का मानना भी अनिवार्य होना चाहिए। मंदिरों, तालाब तथा कुओं से पानी भरने पर क्यों रोक लगाई जाती है? दोनों में किसी भी मुद्दों पर सहमति नहीं बन सकी। बाबा साहब ने पुण्यतांत अपनी मांगे ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड के समक्ष रखीं और उन्हें इस मांग को स्वीकार कर लिया और घोषणा की कि वे दलितों को पृथक रूप से प्रतिनिधित्व देने का, चुनावों में खड़े होने का अधिकार प्रदान करते हैं। उनकी इस घोषणा से दलित समाज में खुशी की लहर दौड़ने लगी, परंतु गांधी जी ने इसका विरोध किया। दूसरी गोलमेज सम्मेलन से वापस लौटते ही गांधी जी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जेल में से गांधी जी ने एक पत्र लिखकर तत्कालीन वायसराय से दलितों के लिए पृथक चुनाव क्षेत्र की व्यवस्था करने की घोषणा की कड़े शब्दों में आलोचना की।
अछूतों को क्यों आरक्षण दिया गया है? गांधी जी ने अछूतों दलितों को आरक्षण देने को हिंदू समाज को खंडित करने की चाल कहा। पंडित मदन मोहन मालवीय, कस्तूरबा गांधी आदि ने अंबेडकर जी को समझाने का प्रयास किया, परंतु बाबा साहब किसी भी कीमत पर दलितों के हित की अनदेखी करने को तैयार नहीं हुए। दोनों ने मिलकर अंबेडकर जी के समक्ष एक प्रस्ताव रखा, जिसमें दलितों के लिए केंद्रीय सभा और विधानसभाओं में दलितों के साथ स्थान आरक्षित रखने, सरकारी नौकरियों में दलितों के साथ भेदभाव नहीं किए जाने, उन्हें उनकी काबिलियत योग्यता के अनुसार पद देने, अस्पृश्यता की समाप्ति और शिक्षा के बेहतर अवसर प्रदान किए जाने का प्रस्ताव रखा। इन बातों पर सहमति और समझौते के बाद गांधी जी ने अपना अनशन तोड़ दिया। बाबा साहब ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद के घोर विरोधी थे, अतः राजनीतिक शक्ति प्राप्त करके समाज में समानता लाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने 1937 में स्वतंत्र मजदूर दल के नाम से एक दल का गठन किया। 2 जुलाई 1942 को बाबा साहब को वायसराय ने अपनी परिषद का सदस्य नियुक्त किया। ये दिन भारत के लिए ऐतिहासिक घटना के रूप में याद किया जाता है। उनके चयन से अछूतों व श्रमिकों वर्गों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। 1945 में ब्रिटेन में श्री क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में श्रमिक दल की सरकार बनी थी। इस सरकार ने शीर्ष भर्तियों की समस्या के समाधान और उन्हें स्वतंत्रता देने की घोषणा की। जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। इन चुनावों में दलितों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला और जो अंतिम सरकार बनाई गई उसमें दलितों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। बाबा साहब ने इसका कड़ा विरोध किया और अंतिम सरकार में कम से कम 2 स्थान दलितों को देने की मांग की गई। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को आरंभ हुआ और पंडित नेहरू द्वारा संविधान निर्माण के उद्देश्य से संबंधित उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को सदन में रखा गया, जिस पर चर्चा के लिए 17 दिसंबर 1946 को भाषण दिया तथा दलितों की मांगों को संविधान में शामिल करने का विचार किया। कुछ समय के बाद पंडित नेहरू ने उन्हें आंतरिक सरकार में 3 अगस्त 1947 को शामिल किया और प्रथम विधि मंत्री का पद प्रदान किया। भारत की संविधान सभा के द्वारा 2 तरह के कार्य किए जाने थे। नंबर 1, संविधान सभा के रूप में संविधान निर्माण का। दूसरा, देश में शासन को संचालित करने संबंधित। अतः संविधान निर्माण हेतु 22 अप्रैल 1947 को 5 समितियां गठित की गईं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 29 अगस्त 1947 को एक अन्य समिति, जिसे मसौदा समिति ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है, गठित की गई। संविधान निर्माण का मूल कार्य इस समिति द्वारा किया जाना था। पंडित नेहरू बाबा साहब की प्रतिभा से परिचित थे। मसौदा समिति संविधान सभा के अध्यक्ष की संविधान सभा को मसौदा पेश किया गया। इसके अनुसार 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार करके अध्यक्ष को सौंप दिया गया। संविधान के निर्माण में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1952 के चुनावों में बाबा साहब ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हुए प्रथम आम चुनावों में दलितों को अपनी अलग पहचान दिलाने के उद्देश्य से रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया नामक एक राजनीतिक दल का गठन किया। इन चुनावों में उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा। कांग्रेस पार्टी और हिंदुओं के बढ़ते आक्रोश ने बाबा साहब के मन को विचलित कर दिया। 1953 में उन्होंने घोषणा की, यदि उनका जन्म हिंदू परिवार में हुआ है परंतु वे हिंदू रहकर मरेंगे नहीं। इसलिए 14 अक्टूबर 1956 को भारत के वृद्ध बौद्ध भिक्षु चंद्रमणि द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लाखों अछूतों के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई। इस तरह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। उनका उद्देश्य बौद्ध धर्म को अपनाकर वे दलित समाज की स्थिति में बदलाव लाना चाहते थे। बाबा साहब मधुमेह के रोगी पहले से ही थे। राजनीति और दलित आंदोलन के कार्यों में व्यस्त रहने के कारण वे काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। उन्होंने 5 दिसंबर 1956 को दी बुद्ध एंड हिजडम नामक पुस्तक की भूमिका लिख दी थी, परंतु रात में उनकी तबीयत बिगड़ गई और बाबा साहब भीमराव डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी आखिरी सांस ली और स्वर्गवासी हो गए। बाबा साहब का अंतिम संस्कार बम्बई में किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्श और विचार आज भी हमारे समाज में महत्वपूर्ण हैं और उनकी सोच ने लाखों लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। उनका जीवन एक महान यात्रा था जिसमें संघर्ष, साहस और समर्पण की मिसालें सजीव हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन में दिखाया कि
विद्या, समर्पण और संघर्ष से किसी भी सामाजिक अवस्था को परिवर्तित किया जा सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन हमें दिखाता है कि आवश्यकता के समय में संघर्ष करने और न्याय की मांग करने में कितना महत्वपूर्ण है। उनके उत्कृष्ट कार्यों के प्रति हमारी श्रद्धांजलि। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।